गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक्चुअली हम लोग एक टॉपिक का डिस्कशन कर रहे थे, मेथड्स ऑफ पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट, राइट। इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर यूजिंग स्टैटिक कैपेसिटर्स, राइट, एंड वी हैव डिस्कस्ड दिस डिस्कशन ऑन द सिंगल फेज सर्किट्स, राइट। हम लोगों ने सिंगल फेज सर्किट के लिए कैपेसिटर्स किस तरह से पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है और उस कैपेसिटर की वैल्यू अपन कैसे निकाल सकते हैं, ये सारा कुछ हमने हमारी लास्ट क्लास के अंदर देखा, ठीक है ना। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूज ऑफ स्टैटिक कैपेसिटर्स फॉर थ्री फेज सर्किट्स, राइट। तो देखिए, और ये जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंक्रोनस कंडेंसर, दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। एक्चुअली फॉर द करेक्शन ऑफ पावर फैक्टर, देखिए पावर फैक्टर हम करेक्शन कहें या फिर हम इम्प्रूवमेंट कहें, ये दोनों एक ही बात है, डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट, राइट। सो इन केस ऑफ थ्री फेज सिस्टम्स, the three phase capacitor bank is required, and this capacitor bank for three phase circuit may either be connected in star pattern or may be connected in delta pattern, okay। यहाँ पर आप सर्किट डायग्राम मैंने दो दिखाए हैं आपको। एक्चुअली दिस सर्किट डायग्राम, दिस इज a three phase load and this is delta connected capacitor bank, right। Again this is a three phase load and in this case the capacitors are connected in star pattern, right। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न हमारे सामने आता है कि इन दोनों में से हम कौन सा कनेक्शन यूज लें, कौन सा बेटर है, ठीक है ना। तो उसकी जानकारी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमारे सामने क्रिएट हुआ है, विच कनेक्शन इज बेटर, आइदर स्टार और डेल्टा। तो देखते हैं आगे इसका कुछ एनालिसिस हम करने की कोशिश करते हैं। देखिए एक चीज बहुत क्लियर है, आप लोगों ने थ्री फेज सिस्टम पढ़ा है तो उसके अंदर हम जानते हैं कि स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन, इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ अलग अलग होती है, ठीक है ना। डेल्टा कनेक्शन के अंदर आपका जो फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज होता है वो हमेशा सेम रहता है, राइट। बट इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन, योर लाइन वोल्टेज, सॉरी योर फेज वोल्टेज इज जो 1/√3 टाइम्स हो जाता है आपका लाइन वोल्टेज का, ठीक है ना। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, इन डेल्टा कनेक्शन फुल फेज वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस ईच कैपेसिटर, क्योंकि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज सेम है एज लाइन वोल्टेज, वेयर एज इन स्टार कनेक्शन √3 times lesser phase voltage is applied across the capacitor as compared to the line voltage, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं अपन, ये उस चीज को अपन थोड़ा सा सर्किट डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये कैपेसिटर्स हैं ये डेल्टा में कनेक्टेड है, थ्री फेज सिस्टम है। तो इस केस में आपका जो फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज है, अगर हम मान लेते हैं 11 किलो वोल्ट है तो दोनों सेम रहेंगे, ठीक है ना। देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन वोल्टेजेस, बट इन करंट के अंदर थोड़ा डिफरेंस रहता है इसका। बट स्टार कनेक्शन के अगर हम देखें, देखिए ये हमारी लाइन होती है आर, वाई और बी, इनको हम लाइन कहते हैं, ठीक है ना। तीन लाइन है हमारी, तो यहाँ पर आर और अगर वाई मान लें, अगर हम लाइन वोल्टेज 11 kV मान लें, तो इस केस में आपका जो फेज वोल्टेज है वो किसी पर्टिकुलर फेज और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज होता है। तो ये इसको डिवाइड करेंगे आप √3 टाइम्स से, तो ये 6.35 वोल्ट आ जाएगा, मतलब ये कम हो गया वोल्टेज, जबकि इस केस में दोनों वोल्टेज आपके इक्वल है, ठीक है ना। और आगे चलते हैं अपन। अब हमने इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेल्टा कनेक्शन को हम प्रेफर क्यों करते हैं, ठीक है ना। सो एक्चुअली द केवीआर जनरेटेड बाय द कैपेसिटर इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। इसका मतलब है कि आप जब भी पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कैपेसिटर बैंक लगाएंगे तो वो कितनी रिएक्टिव पावर जनरेट करके आपको देगा, उसकी कैलकुलेशन हम करना चाहते हैं, ठीक है ना। ये है डेल्टा कैपेसिटर बैंक के लिए और ये कैलकुलेशन आपकी स्टार कैपेसिटर बैंक के लिए, ठीक है ना। एक्चुअली ये है आपका केवीआर कैपेसिटर बैंक जो हमने लगाया है बाई 3, ठीक है ना। हम पर फेज कैलकुलेशन कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है ना। अगर टोटल होती तो आपका केवीआर हो जाता, पर फेज के लिए डिवाइड बाई 3 किया हमने। ये किसके प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है। और ये है आपका एक्स ऑफ XC, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस फॉर डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक, राइट। सिमिलरली सेम फॉर्मूला यहाँ। अब फर्क देखिए क्या है, आपका डेल्टा के केस में वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज दोनों सेम रहते हैं, बट इन दिस केस योर फेज वोल्टेज बिकम्स लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3 टाइम्स, ठीक है ना। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे को निकालना क्या है, वी वांट टू डिटरमाइन द C ऑफ डेल्टा, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करें अपन तो C डेल्टा की वैल्यू क्या निकलेगी, KVR कैपेसिटर डिवाइड बाय 3V² इंटू ओमेगा। ओमेगा आप बाद में अपन 2πf से भी कर सकते हैं, यहाँ पर हमने ओमेगा ही रखा है। लेकिन इस केस में आप देखें कि आपका जो C ऑफ डेल्टा है उसके नीचे डिवीजन में कुछ भी नहीं आया, 3 नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि इस केस में आपका जो कैपेसिटेंस की रिक्वायरमेंट है वो इसके कंपैरिजन में 3 गुना कम है, ठीक है ना।
तो इसलिए हमने क्या कहा, सी ऑफ डेल्टा इज 1/3 टाइम्स ऑफ सी ऑफ डेल्टा। तो अब आप बताइए कि डेल्टा के अंदर जो कैपेसिटर की वैल्यू लगेगी वो इसके कंपैरिजन में आपकी क्या हो रही है ना। तो उसके हिसाब से अब हम इसलिए हमने आपके डेल्टा को चूज किया। अगर आप स्टार चूज करेंगे तो आपको डेल्टा में जितना लगाया उसका 3 टाइम लगाना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए दैट्स व्हाई इन मोस्ट ऑफ द कैपेसिटर बैंक्स द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन डेल्टा, राइट। अब एक न्यूमेरिकल भी मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले कुछ चीजें और डिस्कस कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। देखिए डेल्टा का बहुत सारा एडवांटेज हो गया क्योंकि उसके अंदर आपका वोल्टेज हालांकि सेम है लेकिन कैपेसिटेंस की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। अब इसका एक ड्रॉबैक यही है क्योंकि इसके अंदर जो वोल्टेज है वो सेम रहता है, तो हर एक कैपेसिटर के ऊपर जो स्ट्रेस है वो कुछ ज्यादा रहता है, तो वो कहीं ना कहीं इसकी लाइफ को अफेक्ट करता है, ठीक है ना। अब एक कैलकुलेशन मैं आपके सामने और बताना चाहता हूं। हमने कहा कि कैपेसिटर बैंक आपको केवीआर दैट इज रिएक्टिव पावर सप्लाई देगा, ठीक है ना। अब हमने एक जनरल सर्किट लिया है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट केस में समझाया था, दिस इज योर ओरिजिनल केवीआर और ये है आपकी केवीआर 2 जब आपने पावर फैक्टर को इंप्रूव किया है, ठीक है ना। इन दिस योर फर्स्ट केस योर एंगल वाज 5.1, इन सेकंड केस योर एंगल वाज 5.2। जब भी हम पावर फैक्टर इंप्रूव करते हैं योर एक्टिव पावर रिमेन्स सेम, ठीक है ना। सो यहाँ हम निकालना चाहते हैं हाउ मच लीडिंग केवीआर इज सप्लाइड बाय पावर फैक्टर करेक्शन इक्विपमेंट। पावर फैक्टर करेक्शन इक्विपमेंट में भी और कैपेसिटर बैंक मान है, ठीक है ना। अब देखिए आपका ओरिजिनल जो था विदाउट पावर फैक्टर करेक्शन, आपका जो रिएक्टिव पावर डिमांड थी लोड की वो है केवीआर 1। जब आपने पावर फैक्टर इंप्रूव कर दिया तो अब डिमांड आपकी कम हो गई, वो हो गई केवीआर 2, ठीक है ना। तो अब ये कम क्यों हुई, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है बीसी ये आपके उस इक्विपमेंट ने सप्लाई किया है, कैपेसिटर बैंक ने, या फिर आप कंडेंसर लगाएं, ठीक है ना। तो हमारे को इसकी वैल्यू निकालनी है बीसी की। बीसी कैसे निकलेगा, आपका एबी और माइनस आप अगर एसी कर दें तो आपके बीसी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अब हम थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। देखिए जो लीडिंग केवीआर सप्लाइड बाय पावर फैक्टर करेक्शन इक्विपमेंट क्या है, बीसी इज इक्वल टू एबी माइनस एसी। अब आपका जो इस केस में आपका एबी क्या है, देखिए एबी इज व्हाट, एबी इज केवीआर 1, एसी इज व्हाट केवीआर 2, तो हमने वैल्यू लिख दी। अब अगर आप इसको मैथमेटिक्स लगाएं और ट्रायंगल फॉर्म करें ओ ए सी, है ना, और ओ बी ए, इस तरह से ट्रायंगल फॉर्म करें तो केवीआर 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ओ ए tan phi, और केवीआर 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओ ए इंटू tan phi 2, ठीक है ना। ओ ए अपन कॉमन ले लें, ठीक है ना, तो tan phi 1 माइनस tan phi 2, योर ओ ए इज नथिंग बट योर एक्टिव कंपोनेंट ऑफ द पावर दैट इज, ठीक है ना। तो मैंने इसको P से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो अब जो लीडिंग केवीआर जो आपने जो इक्विपमेंट लगाया वो सप्लाई कितनी करेगा, P मल्टीप्लाइड बाय tan phi 1 माइनस tan phi 2। योर phi 1 इज द पावर फैक्टर एंगल, राइट, व्हेन you have not connected any capacitor or any device, और phi 2 कब है, जब आपने इंप्रूवमेंट डिवाइस लगा दी है। ये है आपकी टोटल केवीआर सप्लाई, ठीक है ना। अगर आपको पर फेज के लिए निकालनी है क्योंकि 3 फेज सिस्टम है तो हर एक फेज के लिए कितनी हो जाएगी, ये जो केवीआर निकल रही है एक्चुअली इसकी यूनिट है केवीआर, इसका डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम एक न्यूमेरिकल करने की प्रॉब्लम कोशिश करते हैं जो इसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना। सपोज एक न्यूमेरिकल मैंने लिया है, आपका 3 फेज सिस्टम है, आपने जो इंडक्शन मोटर है वो 5 किलोवाट की है, ठीक है ना। उसका पावर फैक्टर अभी है 0.75 जो कि लैगिंग है, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, आपने कैपेसिटर बैंक लगाया डेल्टा पैटर्न के अंदर, ठीक है ना। तो आपके जो पावर फैक्टर है वो अब इंप्रूव हो गया, 0.75 से कितना हो गया, 0.9 हो गया, ठीक है ना। अब अपने को क्या करना है, अपने को केवीआर रेटिंग फाइंड आउट करनी है कैपेसिटर की ईच फेज के अंदर, ठीक है ना। तो आइए इसको हम फॉर्मूला के यूज से कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपका ओरिजिनल पावर फैक्टर cos phi 1 आपको दे रखा था 0.75, पावर फैक्टर इंप्रूव होकर के 0.9 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने को जो फॉर्मूला है अपने पास में वो देखो ये है P tan phi 1 माइनस tan phi 2। तो आपको एंगल चाहिए phi 1 और phi 2, उससे फिर अपन tan निकालेंगे। तो यहाँ से अपने को cos phi 1 दे रखा है, तो cos ऑफ इनवर्स करके आप पहले एंगल phi 1 निकाल लें, फिर इनवर्स करके दूसरा एंगल निकाल लें, ठीक है ना। तो इससे अब आप tan phi 1 और tan phi 2 निकाल सकते हैं। तो और जो मोटर अपने को रेटिंग दे रखी है मोटर की इनपुट की वो होती है 5 किलोवाट। ये बेसिकली जो पावर है वो आउटपुट पावर होती है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर अब एफिशिएंसी मेंशन नहीं है तो हमने 100% एज्यूम की है। और जब अपन एफिशिएंसी 100% एज्यूम कर रहे हैं तो इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर हो गई, तो वो अपने यहाँ पर ले ली, ठीक है ना। अब tan phi 1 जो आपने निकाला है और tan phi 2 उसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो आपके पास 1.99 kVAr ये वैल्यू आ गई आपकी टोटल जो कैपेसिटर बैंक सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप पर फेज निकालना चाहते हैं तो आप डिवाइड बाय इसको 3 कर दें, तो दिस इज 0.663 kVAr। ये आपका जो इंडिविजुअल पर फेज के लिए जो kVAr सप्लाई होगा
वो कुछ इस तरह से निकलेगा। तो आई होप हमारा जो पिछली क्लास थी वो सिंगल फेज के लिए थी, और आज मैंने आपको 3 फेज के अंदर स्टैटिक कैपेसिटर जो डेल्टा कनेक्टेड बैंक है उसके बारे में आपको बता दिया है। अब जो नेक्स्ट क्लास, फाइनल क्लास इस टॉपिक की हम करेंगे, वो करेंगे 3 फेज जो सिस्टम है उसके अंदर हम जो सिंक्रोनस मोटर है जो स्पेशली डिजाइन की हुई आपकी पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है ना, ओवर एक्साइटेड नो लोड के केस में उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।